नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज समाचार में। मैं हूं आपके साथ दीपाली नंदा। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस। एयर इंडिया हादसे की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट पर पायलट यूनियन ने जताई आपत्ति। आत्महत्या की थ्योरी को बताया बेबुनियाद और संवेदनहीन। कहा, जांच पूरी होने से पहले पायलटों को दोषी मानना ठीक नहीं। कल से मुंबई में शुरू होगा टेस्ला का भारत में पहला एक्सपीरियंस सेंटर। टेस्ट ड्राइव के साथ टेस्ला की इलेक्ट्रिक कारों की करा सकेंगे बुकिंग। दिल्ली में भी जल्द खुलेगा कंपनी का शोरूम। बाजार में लगातार चौथे दिन दबाव। निफ्टी 25,000 का स्तर बचाने में कामयाब, लेकिन सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स में रही खरीदारी। यूएस ट्रेडिंग फर्म जेन स्ट्रीट ने सेबी में जमा करवाए 4800 करोड़ रुपए। सेबी का बयान, जेन स्ट्रीट ने कुछ रोक हटाने के लिए किया अनुरोध, लेकिन अभी नहीं हुआ इस बारे में कोई भी फैसला। उद्योग बढ़ रहा है, अच्छी गति से बढ़ रहा है और सारे विश्व भर में हम अभी तो बहुत छोटा शेयर है हमारा, लेकिन हम लोग मल्टीनेशनल बन सकते हैं अगर अच्छा काम करें, मेहनत करें, अच्छी प्लानिंग करें तो मल्टीनेशनल बन सकते हैं और वही मेरी एक इच्छा है। कंपनी बेचने के बाद सीएनबीसी आवाज पर चेयरमैन दिलीप पीरामल का बड़ा दावा। कहा, नई पीढ़ी की कारोबार चलाने में रुचि नहीं। वीआईपी में मल्टीपल प्राइवेट इक्विटी समेत दूसरे बड़े निवेशक खरीदेंगे 32% हिस्सा। सिगरेट जितने खतरनाक है जलेबी, समोसा और लड्डू। हेल्थ मिनिस्ट्री ने जारी की एडवाइजरी। सभी केंद्रीय संस्थानों और बिक्री के स्थानों पर ऑयल एंड शुगर बोर्ड लगाने की सलाह। पूरे उत्तर भारत में बाढ़ और बारिश का कहर। राजस्थान के अजमेर स्टेशन में पानी भरा, तो वहीं उत्तर प्रदेश के झांसी में 17 बच्चों का रेस्क्यू। वाराणसी में गंगा उफान पर। मध्य प्रदेश के कई शहरों में पानी का सैलाब। रोमांचक मोड़ पर पहुंचा लॉर्ड्स टेस्ट मैच। भारत को जीत के लिए चाहिए 114 रन, लेकिन आधी टीम पवेलियन लौटी। केएल राहुल और जडेजा पर टिकी उम्मीदें। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे एक बड़ी खबर। आपको बता दें, अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान हादसे का असली कारण क्या है, इस पर अंतिम रिपोर्ट आना अभी बाकी है, लेकिन देश के अलग अलग पायलट यूनियन एएआईबी की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट से नाराज है। पायलट इस रिपोर्ट के जो टोन है उससे नाखुश हैं और इसका हवाला देकर पायलटों के एक्शन पर सवाल उठाने वालों पर भी कड़ी आपत्ति जता रहे हैं। पूरी डिटेल्स जान लेते हैं रोहन सिंह से। तो रोहन, बताएं, आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले तो यही कि जो प्रारंभिक जांच रिपोर्ट आई है उसे लेकर पायलट यूनियन को क्या आपत्ति है? जी, पायलट एसोसिएशंस नाराज़ हैं इस रिपोर्ट से। जिस तरीके से ये रिपोर्ट बनाई गई, जिस तरीके से ये रिपोर्ट रिलीज़ की गई, इसको लेकर कई सारे सवाल खड़े किए हैं देश के अलग अलग पायलट यूनियन ने। सबसे पहले ट्रांसपेरेंसी को लेकर सवाल खड़ा किया गया कि जिस तरीके से ये रिपोर्ट बनाई गई, जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया, वो कहीं ना कहीं पायलट्स के एक्शन की तरफ इशारा करते हैं। हालांकि कोई कंक्लूजन नहीं है, लेकिन इसका गलत इंटरप्रिटेशन हो सकता है। पायलट एसोसिएशंस ने यह भी सवाल उठाया कि आखिर रात को 2:30 बजे इस रिपोर्ट को रिलीज़ करने का क्या मतलब था, और साथ ही रिपोर्ट रिलीज से पहले कुछ सेलेक्टिव इंटरनेशनल मीडिया पे ये रिपोर्ट कैसे आ गई थी, इस पर भी सवाल उठाए गए हैं। जो दूसरी बड़ी चीज़ कही गई है कि जहां एक तरफ पायलट्स के बीच की जो बातचीत थी उसकी समरी ज़रूर बताई गई है, लेकिन एग्जैक्ट ट्रांसक्रिप्ट रिपोर्ट में क्यों नहीं है, इस पर भी कहा गया है। तीसरी चीज़ जो उन्होंने कही है कि जो कुछ लोग इस वक्त सुसाइड थ्योरी डाल रहे हैं कि कहीं आत्महत्या तो नहीं थी, उन्होंने एक जहां वो बातचीत का एक हिस्सा ले रहे हैं कि जब एक पायलट ये पूछता है कि तुमने ये कट ऑफ क्यों कर दिया, जो दूसरे हिस्से को वो या तो इग्नोर कर रहे हैं, जहां दूसरा पायलट ये जवाब देता है कि उसने ऐसा नहीं किया। तो इस पर भी एक सवाल उठा रहा है। ये भी कह रहे हैं कि ऐसा करना संवेदनहीन है और बेबुनियाद है। साथ ही किसी सीनियर पायलट को इस जांच टीम में क्यों नहीं शामिल किया गया, इस पर भी सवाल उठाए गए हैं। और जो अलग अलग जो पायलट एसोसिएशन है, एएलपीए इंडिया और आईसीपीए, इन दोनों ने कहा है कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती आप पायलटों को दोषी ना करार दिया जाए। ये अपील की गई है पायलट एसोसिएशन की तरफ से।
जी शुक्रिया रोहन इस पूरी जानकारी के लिए। तो एयर इंडिया विमान हादसे पर AAIB की शुरुआती रिपोर्ट पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में आखिर इस हादसे का जिम्मेदार कौन है और इसे लेकर रहस्य भी गहरा गया है और बहस भी छिड़ गई है। आज आवाज अड्डा में हम इसी पर ही खास चर्चा कर रहे हैं। जिम्मेदार कौन, शाम 7:57 पर जरूर देखिए। साथ ही आपको बता दें, अहमदाबाद प्लेन क्रैश की जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद एतिहाद एयरवेज ने बड़ा कदम उठाया है। एतिहाद एयरवेज ने अपने बोइंग 787 बेड़े में फ्यूल कंट्रोल स्विच के लॉकिंग मैकेनिज्म की जांच के आदेश दिए हैं। ये जांच FAA यानी कि फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन की चेतावनी को देखते हुए की जाएगी और जिसमें मैकेनिज्म की नियमित समीक्षा की सिफारिश की गई थी। एतिहाद एयरवेज ने स्पष्ट किया है कि वो सुरक्षा को सर्वोपरि मानती है और ये निरीक्षण ये सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है कि सभी बोइंग 787 विमान पूरी तरह से सुरक्षित हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें, लंबे इंतजार के बाद टेस्ला भारत में अपना डेब्यू करने जा रही है। कल यानी 15 जुलाई को टेस्ला भारत में अपना पहला एक्सपीरियंस सेंटर शुरू करेगी। ये एक्सपीरियंस सेंटर मुंबई के BKC में मेकर मैक्सिटी मॉल में खुलेगा। पूरी डिटेल्स बता रहे हैं संवाददाता कुमार संजय। देश के ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एक नया अध्याय जुड़ने वाला है। जी हाँ, दुनिया भर में अपनी इलेक्ट्रिक कार के लिए चर्चित जो नाम है टेस्ला, वो औपचारिक रूप से भारत में अपना पहला शोरूम कल 15 जुलाई को ओपनिंग करने वाली है। और इसका शोरूम का जो प्लेस है मुंबई के BKC के मेकर मैक्सिटी बिल्डिंग नंबर 2 के ग्राउंड फ्लोर में ये शोरूम है और ठीक मेरे पीछे शोरूम बन के तैयार है। और कल इसका ओपनिंग यानी 15 जुलाई को कंपनी यहाँ से अपनी 2 गाड़ी मॉडल 3 और मॉडल Y यहाँ से बेचेगी। फिलहाल कंपनी के पोर्टफोलियो में 5 गाड़ी है, S, X, मॉडल 3, मॉडल Y और जो इसका साइबर ट्रक है जो वो है। लेकिन फिलहाल कंपनी 2 गाड़ियों का यहाँ से बेचेगी और ये दोनों गाड़ी सीधा चाइना से इंपोर्ट कर यहाँ पर बेचेगी। जो मॉडल Y है वो काफ़ी पॉपुलर है क्योंकि ये क्रॉसओवर SUV है और माना जा रहा है कि ये पहले फेज में कंपनी इसी गाड़ी से शुरुआत करेगी और इसकी कीमत यहाँ पर टैक्स, GST और सरचार्ज मिलाकर करीब 50 से 55 लाख इसकी कीमत हो सकती है, क्योंकि चाइना में इसकी कीमत भारतीय रुपीज़ के हिसाब से 31 लाख के आसपास है। और इसका जो सीधा मुकाबला है, टाटा और महिंद्रा को तो ये गाड़ी टक्कर तो देगी ही, लेकिन जो सीधा मुकाबला है हुंडई की आयोनिक 5 से, किया की EV6 से और वोल्वो की XC60 से और मर्सिडीज की जो EQA है उससे है प्राइस के हिसाब से। और मैं बता दूं कि जो इसका सर्विस सेंटर है जो टेस्ला का, वो साकिन नाका के जो लोढ़ा बिजनेस पार्क है वहाँ पर इन्होंने अपना सर्विस सेंटर खोला है। अगर आपको भी जलेबी और समोसा खाना पसंद है तो एक खबर आपके लिए है। ज्यादा जलेबी और समोसा खाना भी आपकी सेहत के लिए उतना ही खतरनाक हो सकता है जितना सिगरेट पीना। जल्द ही सार्वजनिक स्थानों पर जो जलेबी समोसा की दुकानें हैं उनके बाहर वार्निंग बोर्ड आपको दिखाई देंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी करते हुए जलेबी और समोसा को वार्निंग लिस्ट में शामिल किया है। जलेबी समोसा खाना आपकी सेहत के लिए हानिकारक है। कुछ इस तरह की मिलती जुलती जो हानिकारक की चेतावनी देती हो, इस तरह की जो वार्निंग है आपने अब तक टोबैको प्रोडक्ट्स पर देखी होगी, लेकिन जल्द ही सार्वजनिक संस्थानों जैसे कि स्कूल, कॉलेजेस, बाजारों और खास तौर पर जिन दुकानों पर इसे बनाया जाता है वहां पर ऑयल एंड शुगर बोर्ड लगाया जाएगा, जिसमें पूरी जानकारी दी जाएगी। ये जागरूकता के हिसाब से संदेश दिया जाएगा कि जो जलेबी, समोसा, लड्डू या वड़ा पाव आप खा रहे हैं उसमें तेल और चीनी की मात्रा कितनी है। आपको बता दें, स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक एडवाइजरी जारी की है जिसके तहत ये बताया गया है कि अगर ज्यादा तेल या फिर ज्यादा चीनी का सेवन किया जाता है तो आपके शरीर को उसी तरह का नुकसान पहुंच सकता है जो कि तंबाकू प्रोडक्ट या फिर सिगरेट पीने से होता है। दरअसल देश में मोटापे का खतरा लगातार मंडरा रहा है और एक आंकड़ों के हिसाब से देखें तो अनुमान ये है कि 2050 तक देश में 45 करोड़ करीब ऐसे लोग होंगे जो मोटापे से ग्रसित होंगे और मोटापे की वजह से ही वो तमाम बीमारियां भी हो रही हैं जो सिगरेट या फिर तंबाकू का सेवन करने से होती है। तो आप भी थोड़े सावधान हो जाएं और अगली बार अगर आप जलेबी, समोसा या दूसरे जंक फूड का सेवन करें तो थोड़ा संभल कर।
दीपाली नंदा। तो आखिर जलेबी, समोसा, लड्डू आपकी सेहत का बैलेंस कैसे बिगाड़ते हैं, इसी पर ही हम खास चर्चा करेंगे। हेल्थ एक्सपर्ट से समझेंगे ये सारी बातें। शाम 5:57 पर जरूर देखिए आज का कंज्यूमर अड्डा। चलिए अब बात करेंगे शेयर बाजार की। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार में काफी दबाव रहा। लगातार चौथे दिन सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 247 पॉइंट गिरा तो वहीं निफ्टी 68 पॉइंट फिसला। हालांकि मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स में खरीदारी रही तो वहीं निफ्टी बैंक नीचे से सुधरकर बंद हुआ। पूरी जानकारी दे रही है कंचन नौटियाल। तो हफ्ते का पहला कारोबारी दिन अगर बाजार की बात करी जाए तो मार्केट में आज हमें न्यूट्रल टू नेगेटिव ट्रेंड ही देखने को मिला है। अगर निफ्टी की बात करी जाए तो यहाँ पे गिरावट का सिलसिला बनता हुआ दिखाई दिया है। आईटी ने आज काफी ज्यादा ड्रैग किया है इन कंपैरिजन। अगर बैंक निफ्टी या पीएसयू बैंक की बात करी जाए तो यहाँ पे ये बाकी के जो इंडाइसेस हैं उनको अच्छा खासा आउट परफॉर्म करते हुए नजर आए हैं। काफी सारे न्यूज फ्लोज थे, काफी सारी अर्निंग्स आज बाजार में आती हुई दिखाई दी, जिसकी वजह से स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी आज बाजार के अंदर हमें भरपूर देखने को मिला है। निफ्टी के सबसे पहले अगर बढ़ने वाले शेयर्स की बात करी जाए तो देखिए यहाँ पे करीबन 3% का इजाफा देखने को मिला है। टाइटन में करीबन 1.5% की तेजी। एचडीएफसी लाइफ के नंबर्स आने वाले हैं कल, जिसके पहले बाजार में अच्छा खासा मोमेंटम इसके अंदर रहा है। इंडसइंड बैंक की बात करी जाए तो यहाँ पे भी 1% की तेजी हमें देखने को मिली है। देखते हैं लूजिंग पॉकेट में किसका नाम शुमार है। जियो फाइनेंशियल यहाँ पे 2% की कमजोरी देखने को मिली है। टेक महिंद्रा इसमें हमें करीब 2% की कमजोरी। बजाज फाइनेंस में भी 2% और विप्रो भी आज करीबन 2% की, यानी कि ऑल ओवर हम समझे तो आईटी पैक में आज काफी ज्यादा प्रेशर रहा है आफ्टर टीसीएस रिजल्ट्स। मिड कैप की बात कर लेते हैं। मैनकाइंड फार्मा में करीबन 5% के गेन, बीएससी में करीबन 4%, ऑयल इंडिया 3.25% और अशोक लेलैंड में भी करीब 3% की तेजी आज के सत्र में देखने को मिली है। लूजिंग स्ट्रीक में कोचिन शिपयार्ड करीबन 3% का डाउनसाइड, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक करीबन 2%, मसगांव में 2% और भारत डायनामिक्स में भी करीबन 2%। यानी कि जो डिफेंस पैक है यहाँ पे भी अब हमें वापस से मुनाफा वसूली जो काउंटर्स के अंदर है आती हुई दिखाई दी है। ऑल ओवर अगर बाजार का ट्रेंड समझे तो हमें नेगेटिव ट्रेजेक्टरी में ही जाता हुआ दिखाई दिया है। वीआईपी इंडस्ट्रीज में आज करीब 5% का उछाल देखने को मिला। दरअसल कंपनी के प्रमोटर्स ने कंट्रोलिंग हिस्सेदारी प्राइवेट इक्विटी फर्म और कुछ बड़े निवेशकों को बेचने का करार किया है। पूरी डिटेल्स बता रहे हैं आशीष चतुर्वेदी। बिल्कुल, देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग डील है और वीआईपी इंडस्ट्रीज अब अपनी एक नई जर्नी के लिए तैयार हो रहा है, जहां पर आप देख सकते हैं कि दिलीप पिरामल और साथ में अगर आप देखें तो जो अन्य सब प्रमोटर ग्रुप की 7 कंपनियां हैं ये अपनी हिस्सेदारी बेचेंगे। लेकिन खास बात है कि जो नए निवेशकों की एंट्री है इसके चलते मैनेजमेंट कंट्रोल में तो ज़रूर आपको बदलाव देखने को मिलेगा, लेकिन जो दिलीप पिरामल हैं ये चेयरमैन फिलहाल के लिए बने रहेंगे। अब आप समझिए कि डील के मैट्रिक्स क्या निकल कर आ रहे हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो जो प्रमोटर्स ने 32% हिस्सेदारी बेची है ये 388 रुपीज़ के भाव पर बेची, यानी 1763 करोड़ इसकी डील की वैल्यू हो गई। और जो ओपन ऑफर ट्रिगर होगा 26% का, ये 15% डिस्काउंट पर हो रहा है। 388 के भाव पर ये तो यानी तकरीबन 1437 करोड़ के आसपास का ये आंकड़ा यहाँ पर आपको देखने को मिला। लेकिन फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो जो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी है एक बार वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आता हूँ, इससे आपको बेहतर तरीके से आइडिया आएगा कि किस प्रकार से प्रमोटर्स की कितनी हिस्सेदारी है और इस डील के बाद कितनी बची रह जाएगी। लेकिन फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो जो नए निवेशकों की एंट्री हो रही है इसमें पीई फंड शामिल है, जिसमें मल्टीपल पीई फंड है। साथ में अगर आप देखें तो कुछ बड़े नाम हैं जैसे मिथुन और सिद्धार्थ संचेती, ये जो कि कैरेट लेन के फाउंडर हैं, तो अपने आप में काफ़ी बढ़िया माना जा रहा है। अब लेकिन दिक्कत की बात यह कि काफ़ी लोग सोच भी रहे होंगे कि इतना अच्छा बिजनेस है तो प्रमोटर्स क्यों अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं। और लगातार अगर आप देखें तो पिछले 2 सालों से खबरें चलती आ रही हैं कि पीई फंड्स खरीदेंगे, कोई कह रहा था कि कोई कंज्यूमर कंपनी खरीदेगी। हिस्सा बिकना तो तय था, कई सालों से चल रहा था, लेकिन फाइनली अब ये नाम डिस्क्लोज हो चुके नजर आ चुके हैं। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि वीआईपी इंडस्ट्रीज का मार्केट शेयर अगर आप देखें तो ये लगातार घटता जा रहा है, जहां पर 2020 में इनके पास तकरीबन 47% का मार्केट शेयर था, जो कि घटकर 38% हो गया है। और पूरा आप क्रम भी देख सकें तो 2021 में 40% था, 2022 में 41%, थोड़ी सी वॉलेटिलिटी यहाँ पर देखने को मिली। 2023 में 37% और फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो 38% का मार्केट शेयर हो गया है। लेकिन इसका फ्लिप साइड ये है कि सफारी इंडस्ट्रीज ये अगर आप देखें तो अपने मार्केट शेयर को लगातार गेन करते जा रहे हैं। अब 24% 2021 में था, जो कि 2022 में 24%, फिर 27% और अब हाल ही का आंकड़ा जो लेटेस्ट आंकड़ा 2024 साल का, इसमें अगर आप देखें तो 30% का ये मार्केट शेयर होल्ड कर रहे हैं। एक और बड़ा प्लेयर है सैमसोनाइट, इसका भी मार्केट शेयर अगर आप देखें तो इन्होंने भी मार्केट शेयर 36% का जो 2021 में था ये घटाकर अब 30% हो गया है। लेकिन इसके पीछे कारण है कि नए एंट्रेंट्स भी आ रहे हैं।
इस सेक्टर में, इस इंडस्ट्री में। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो अपर केस है, मोकाबारा है, अपने नाम इनके सुने होंगे, ये बड़ी तेजी से ग्रो कर रहे हैं। हालांकि अभी सिग्निफिकेंट सब्सटैंशियल नहीं हुए, लेकिन ग्रोथ की दर यहां पर भी आपको काफी बढ़िया देखने को मिल रही है। और इसके पीछे कारण यह है कि इंडस्ट्री की साइज आप देखें, 20,000 करोड़ के आसपास की इंडस्ट्री की साइज है, लेकिन जो ग्रोथ की दर है ये अपने आप में बड़ी बढ़िया है। 14 से 16% CAGR ये यहां पर फिलहाल के लिए फोरकास्ट किया गया है। और इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। एक तो आप ये समझिए कि पिछले कुछ सालों में जो भारत की ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री है, इसमें लगातार बढ़त देखने को मिली और इसका सीधे तौर पर आप देखें तो फायदा यहां पर देखने को मिलता है। इसके अलावा जो युवा पीढ़ी लगातार बढ़ती जा रही है, 2030 तक अर्बन पॉपुलेशन 40% हो जाएगी और साथ में 1.2 करोड़ लोग ये जो है वर्किंग ग्रुप में शामिल हो रहे हैं। इसके चलते भी अगर आप देखें तो जो परचेजिंग पावर होती है लोगों की, इसमें बढ़त देखने को मिलती है। साथ ही आपको बता दें, CNBC आवाज से खास बातचीत में कंपनी के चेयरमैन दिलीप पीरामल ने कहा कि नई पीढ़ी को कारोबार में रुचि नहीं है, जिसके चलते निवेशकों के हित में हिस्सा बेचने का फैसला लिया गया। जो हमारा 4th जनरेशन है, मेरे बच्चे हैं, उनको इतनी रुचि नहीं है बिजनेस करने में, तो फिर उसका क्या उपाय है? तो फिर यही है कि वो शेयर होल्डर के हित में नहीं है। अगर कंपनी ख़राब होती है तो फिर यही निर्णय लिया है कि अभी कोई नया बायर लें। और हमें अभी अच्छा विकल्प मिला है कि मल्टीपल्स कंसोर्शियम इन्होंने बनाया है और इन्हें 32% ही हम शेयर दे रहे हैं, 20% मेरे पास रहेगा। स्ट्रक्चरली हम लोग बहुत ऐसे अच्छे स्थिति में हैं। हमारी हार्ड लगेज की फैक्ट्रीज़ हैं नासिक में, सिन्नर में, और ये उद्योग बढ़ रहा है, अच्छी गति से बढ़ रहा है। अमेरिकी ट्रेडिंग फर्म जेन स्ट्रीट आज फिर बाजार में चर्चा में है। दरअसल आज बाजार में चर्चा थी कि एस्क्रो अकाउंट में रकम जमा कराने के बाद जेन स्ट्रीट पर ट्रेडिंग रोक हट गई है, लेकिन इस पर सेबी ने सफाई जारी की है। क्या कहा है सेबी ने, बता रहे हैं यतिन मोता। तो एस्क्रो अकाउंट में सेबी के निर्देशों के हिसाब से 4,800 करोड़ से थोड़े ऊपर जेन स्ट्रीट ने पैसे जमा कर दिए हैं। तो पूरा अमाउंट जो डिस्चार्ज करने के लिए कहा था सेबी ने अपने इंटरिम ऑर्डर में, जो एक्सपार्टे ऑर्डर था, ये कंप्लायंस करते हुए जेन स्ट्रीट ने अमाउंट जो है भुगतान कर दिया है। 3 जुलाई को सेबी के अंतिम आदेश के बाद ये रकम जमा हुई है। और जेन स्ट्रीट ने जो पाबंदियां सेबी ने लगाई हैं, क्योंकि इनके ऊपर ट्रेडिंग बैन है, जो डीमैट अकाउंट्स हैं ये फ्रोजन है, बैंक अकाउंट्स पे भी कार्रवाई की गई है। तो सेबी को जेन स्ट्रीट ने निवेदन किया है कि क्योंकि एस्क्रो अकाउंट में जो पैसा था डिस्प्यूटेड वो जमा कर दिया गया है, तो सारी की सारी जो पाबंदी है वो हटाई जाए। हालांकि सेबी ने इस पर कोई भी निर्णय अभी तक नहीं लिया, तो ये मानना सही नहीं है कि जेन स्ट्रीट कल से ट्रेडिंग शुरू कर देगा, परसों से ट्रेडिंग शुरू कर देगा। तो सेबी अभी भी ये चीज़ पे डिसीजन लेना बाकी है कि जेन स्ट्रीट को भारतीय मार्केट में फिर से एक बार ट्रेडिंग करने दिया जाए, नहीं करने दिया जाए। इनफैक्ट इस पर कोई भी फैसला अभी तक सेबी ने नहीं लिया। और ऑब्वियसली सेबी अगर फैसला लेगा तो उनकी वेबसाइट पे पब्लिक डोमेन में ये ऑर्डर डाला जाएगा। हालांकि आपकी स्क्रीन के ऊपर जो भारतीय मार्केट्स में जेन स्ट्रीट ने मुनाफा कमाया लगभग 36,000 करोड़ का, उसका पूरा का पूरा यहाँ आकलन है। लेकिन हाँ, अभी तक सेबी ने किसी भी मामले में जो कि जेन स्ट्रीट के पाबंदी को रिलेटेड डिसीजन नहीं लिया है। CNBC आवाज की खबर पर एक बार फिर से मोहर लगी है। सचिवों की कमेटी ने BSNL, MTNL और ITI की संपत्ति बिना नीलामी के बाजार मूल्य पर दूसरे सरकारी विभागों, मंत्रालयों को ट्रांसफर करने के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी है। खबर पर डिटेल्स लेते हैं असीम मनचंदा से। तो असीम, बताएं क्या एक्सक्लूसिव जानकारी है आपके पास? 12 जून को हमने अपने दर्शकों को बताया था कि कैबिनेट सेक्रेटरी BSNL, MTNL और ITI के लैंड ट्रांसफर को लेकर के एक अहम बैठक लेने वाले हैं और इस बैठक के बाद जो जमीन है उसको ट्रांसफर करने की गाइडलाइंस बहुत जल्दी जारी हो सकती हैं। तो अब वो गाइडलाइंस जारी हो गई हैं। अभी सरकार को इन कंपनियों की जो प्रॉपर्टीज है उसको बेचने में काफी दिक्कतें आ रही थी, नीलामी करने में भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। 1 से 2 बिड मिल रही थी, जिसके चलते सरकार इसको ट्रांसफर भी नहीं कर पा रही थी। तो सरकार ने अब दूसरे तरीके से इस लैंड को ट्रांसफर करने का फैसला किया है और नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। सबसे पहले इस गाइडलाइंस के मुताबिक जो वैल्यूअर्स अपॉइंट किए जाएंगे और जो वैल्यूअर रिपोर्ट देगा या जो सर्किल रेट होगा उसमें से जो भी रेट ज्यादा होगा उसके ऊपर ट्रांसफर इस प्रॉपर्टी को दूसरे विभाग या डिपार्टमेंट को कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ एक और खासतौर पर यह कहा गया कि अगर वो प्रॉपर्टी की वैल्यू 100 करोड़ से ज्यादा है तो नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन की जो वैल्यूएशन होगा उसको फाइनल माना जाएगा और उसी के ऊपर ही ये ट्रांसफर
किया जाएगा। इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि अगर एक से दो ज्यादा डिपार्टमेंट्स इसी दूसरी प्रॉपर्टी को खरीदने में इच्छुक रहते हैं तो जो केंद्रीय डिपार्टमेंट है उनको इसमें पहले सरकार प्रेफरेंस देगी, उनको ही ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जाएगी। तो अब जो भी इससे पैसा आएगा वो सरकार इन कंपनियों का कर चुकाने के अंदर इसका इस्तेमाल करेगी। अभी तक सरकार को ये सारी प्रोसेस काफी स्लो चल रही थी, लेकिन इससे जो दूसरे डिपार्टमेंट है, खासतौर पे कई सारे डिपार्टमेंट्स पहले इन प्रॉपर्टीज को लेने के लिए इच्छा जता चुके हैं, तो उनको ये प्रॉपर्टी आसानी से ट्रांसफर की जाएगी और जो सारी प्रोसेस है लैंड मोनेटाइजेशन की उसमें काफी तेजी आपको देखने को मिलेगी। जी शुक्रिया सीएम इस पूरी जानकारी के लिए। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष से धरती पर वापसी के लिए तैयार है। आईएसएस से ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट आज अनडॉक होगा। अब से थोड़ी देर में करीब 4:35 पर वो पृथ्वी के लिए रवाना होंगे। 23 घंटे की यात्रा के बाद स्पेसएक्स ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट कल दोपहर 3 बजे कैलिफोर्निया तट पर समुद्र में उतरेगा। इससे पहले रविवार को आईएसएस पर एक टीम के लिए एक विदाई समारोह का आयोजन किया गया था। समारोह में शुभांशु ने कहा कि आज का भारत अभी भी सारे जहां से अच्छा दिखता है। जल्द ही धरती पर मुलाकात होगी। आज का भारत स्पेस से महत्वाकांक्षी दिखता है। आज का भारत निडर दिखता है। आज का भारत कॉन्फिडेंट दिखता है। आज का भारत गर्व से पूर्ण दिखता है। और इन्हीं सब कारणों की वजह से मैं एक बार फिर से कह सकता हूँ कि आज का भारत अभी भी सारे जहां से अच्छा दिखता है। जल्दी धरती पर मुलाकात करते हैं। चलिए बात करते हैं लॉर्ड टेस्ट की, जो अपने 5वें दिन रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया है। आज का खेल शुरू होते वक्त भारत को जीत के लिए 135 रन चाहिए थे और 6 विकेट हाथ में थे, लेकिन खेल शुरू होते ही इंग्लैंड ने भारत को लगातार झटके दिए। पहले ऋषभ पंत पवेलियन लौटे तो उसके बाद कल से किला लड़ा रहे केएल राहुल भी आउट हो गए। अब से कुछ ही देर बाद वॉशिंगटन सुंदर को भी जोफ्रा आर्चर ने कॉट एंड बोल्ड कर दिया। अब भारत की उम्मीदें नीतीश रेड्डी और जडेजा पर टिकी हैं। विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी इटली के जानिकर सिनर ने विंबलडन के मेंस सिंगल्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। ऐसा करने वाले वो इटली के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। लंदन में ऑल इंग्लैंड क्लब के सेंटर कोर्ट पर हुए फाइनल मुकाबले में सिनर ने स्पेन के कार्लोस अल्काराज को 4-6, 6-4, 6-4 और 6-4 से हराया। आपको बता दें कि करीब 5 हफ्ते पहले ही दोनों खिलाड़ी फ्रेंच ओपन के फाइनल में भी भिड़े थे। वहां पर अल्काराज ने सिनर को हराकर फ्रेंच ओपन जीत लिया था। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, CNBC आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।